हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। इन्फो मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए खास तौर पर जो कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की काउंसलिंग के संबंध में जो दिशा निर्देशिका है उसके बारे में है। तो देखिए फ्रेंड्स, 27/10/2022 को ये निकला है प्राथमिक शिक्षक परीक्षा में अर्ह पाए गए आवेदकों के काउंसलिंग के लिए निर्देशिका। तो क्या करना है, कैसे काउंसलिंग होगी, सारी डिटेल्स में दी गई है। तो सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले तो देखिए, कम से कम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक परीक्षा की पात्रता परीक्षा निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो। सबसे पहले कि वो उत्तीर्ण हो गया हो, यानी कि सबका अलग अलग अपनों को पता है कि 50% नंबर चाहिए और 60% नंबर चाहिए किसके लिए। तो वो सब हमें पता है, कौन कौन क्वालिफाइड हुआ है उनके रिजल्ट पे लिखा हुआ आया होगा क्वालिफाइड, है ना। जो भी क्वालिफाइड हुआ है उनके रिजल्ट पे लिखा हुआ आ गया होगा क्वालिफाइड। तो सबसे पहली कंडीशन तो हो गई है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2020 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, यानी कि वो क्वालिफाइड हो गया हो। सेकेंड बात जो इसमें कही गई है फ्रेंड्स, वो ये है कि दूसरे नंबर पे कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष 50% अंक होना चाहिए उसके 12th में, है ना। 12th में कम से कम कितने परसेंट लाया हो वो 50%। 50% से यदि आपके 12th में कम है, यानी आप 49.5 भी होंगे, 49.9 भी होंगे, तो वो मान्य नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि कम से कम उसकी जो परसेंटेज हो 12th में पासिंग परसेंट वो कितने होना चाहिए, 50% होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम ये डिस्कस कर लेते हैं यदि उसके 50% नहीं है तो क्या होना चाहिए। तो उस कंडीशन में अथवा वाली पोजीशन है, या तो उसके 50% होना, या फिर क्या होना चाहिए 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, यानी कि या तो उसका ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ हो जाना चाहिए। यदि उसके 12th में 50% नहीं है और उसके परसेंटेज ग्रेजुएशन में जाकर उसके 50% है, तब भी वो जो है एलिजिबल है। तथा इस शिक्षा की स्नातक यानी बीएड जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, या तो ये उसका बीएड भी हो, है ना। 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, साथ में उसका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शर्त रख दी गई है। उस पर कक्षा 1 से 5 तक के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, यानी कि एक तो विचार करेंगे। सबसे पहले तो अभी उन पे डिस्कस कर लेते हैं कि वो जो बीएड किया हुआ है, ग्रेजुएशन है 50% अंकों के साथ, उसको क्या है विचार करेंगे। पहले तो उसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी, जिन्होंने क्या किया है, डीएलएड किया है, उन्हीं को प्राथमिकता है फ्रेंड्स। उसके बाद डीएलएड वाले नहीं मिलते हैं, उनको परसेंटेज जो है क्वालिफाइड जो परसेंटेज है इस वाले में किसी के ज़्यादा है और उसने बीएड कर रखा है, तो उस पर विचार किया जाएगा। और यदि उसका सिलेक्शन हो भी जाता है तो उसको 2 वर्ष के भीतर क्या करना होगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक जो है पाठ्यक्रम जो है आवश्यक रूप से करना होगा, यानी 6 महीने का एक कोर्स उसको करना पड़ेगा। 2 वर्ष के अंदर उसको एक 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसके अलावा फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, उसके अलावा हम देख लेते हैं कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा छात्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। देखिए 50% यदि अंक नहीं है, वो लोग भी टेंशन ना लें। वो लोग टेंशन क्यों ना लें, क्योंकि 45% अंकों के साथ भी जिसने किया है वो भी मान्य हो रहा है, लेकिन उसने क्या किया होना चाहिए फ्रेंड्स, डीएलएड किया हुआ होना चाहिए, यानी उसका डीएलएड पूरा हो गया हो। कितने साल का डीएलएड, 2 साल का डीएलएड। तब अगर उसके 12th में परसेंटेज 45% भी है तो भी वो क्या है, वो भी एलिजिबल है, वो भी क्या है, एलिजिबल है, योग्य है। ठीक है फ्रेंड्स। एक और जो हम देख रहे हैं, कम से कम 50% अंकों के साथ क्या हायर सेकेंडरी यानी 12th पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। लेकिन अगर वो 50% अंकों के साथ है तो उसका क्या होना चाहिए, 4 वर्ष का अगर जिसने डीएलएड किया है, सॉरी बीएलएड किया है, तब भी वो क्या है, एलिजिबल है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स।
एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि एक और इन्होंने कंडीशन दे दी, कम से कम 50% अंकों के साथ 12th तो होना, लेकिन यदि उसके साथ 12th के साथ उसके पास अगर शिक्षा छात्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा मिल जाए तो भी वो मान्य है, एलिजिबल है। या फिर उसकी क्या हो, स्नातक उपाधि हो, या तो वो क्या कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो, ग्रेजुएशन के साथ उसका 2 वर्ष का क्या हो, डिप्लोमा हो, डीएलएड का डिप्लोमा हो ग्रेजुएशन के साथ। अब ग्रेजुएशन में इन्होंने यहाँ शर्त नहीं रखी है कि उसके कितने परसेंटेज होना चाहिए, तो ये यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स इतना सब देखने के बाद पता क्या चला, पता ये चला है फ्रेंड्स हमको कि सबसे पहले तो जो है जिसके 50% हैं 12th में और उसने डीएलएड किया है, या 45% है उसने डीएलएड किया है, तो वो एलिजिबल है। और यदि 50% नहीं है, 45% भी नहीं है, और तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसको 12th से नहीं देखा जाएगा, फिर उसको काहे से देखा जाएगा, ग्रेजुएशन में उसने परसेंटेज कुछ भी नहीं मांगा है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए। यदि ग्रेजुएशन है, चाहे वो 3rd क्लास ग्रेजुएशन हो, या क्योंकि यहाँ पे जो है बताया नहीं गया है, तो सिर्फ ये बोला है कि स्नातक की उपाधि होना चाहिए और 2 वर्ष का क्या होना चाहिए, डीएलएड का डिप्लोमा होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ एससी और एसटी वालों की तो क्या हो गई है, बल्ले बल्ले हो गई है, साथ में जो है पिछड़ा वर्ग की भी यानी ओबीसी वालों की भी बल्ले बल्ले है, और साथ में दिव्यांग जो है उनकी भी बल्ले बल्ले है। क्यों है फ्रेंड्स, उसका भी हम रीज़न यहाँ पे देख लेते हैं। उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि सबसे पहले तो उन्होंने बोला जाए आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्थकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। यानी कि जहां 45% या 12th में मांग रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, वो परसेंटेज ओनली 40% ही मांग रहे हैं। यानी कि अगर वो 40% भी लेके आए हुए होंगे 12th में, तो उन लोगों को रोका नहीं जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उनके फॉर्म को, और वो भी क्या हो गए, यहाँ पर एलिजिबल हो गए हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल एलिजिबल हैं वो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके साथ ही अपन एक फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता में डीएलएड बीएलएड उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। जो संस्कृत पाठशाला से जिन्होंने जो है संस्कृत साहित्य से व्याकरण किया है, उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास क्या होना चाहिए, डीएलएड भी होना चाहिए और बीएड, या दोनों में से कुछ एक होना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड, दस्तावेज अपलोड करने की दिनांक 9/12/2022 को अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य है। यानी कि सपोज किसी के पास 12th का रिजल्ट नहीं है, तो उसको 12th का रिजल्ट मिल जाना चाहिए 9/12 से पहले, यानी 8/12 तक उसके पास घर में आ जाना चाहिए, तभी तो 9/12 तक अपलोड कर पाएगा। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, यदि आपकी कोई सी मार्कशीट अटकी हुई है, यदि आपकी कोई सी मार्कशीट नहीं आई है, चाहे वो ग्रेजुएशन की हो, चाहे वो 12th की हो, चाहे वो आपके डीएलएड या बीएलएड की हो, चाहे वो आपके डीएलएड या बीएलएड की हो, वो कब तक अवेलेबल हो जाना चाहिए आपके पास, 9/12 तक अवेलेबल हो जाना चाहिए। 9/12 तक भी अगर आपके पास आ गई तो आप अपलोड कर पाएंगे, और तभी जो है आपका सिलेक्शन क्या हो संभव हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबसे बढ़िया टॉपिक मेरे को यहाँ पे लगा। ये जो है ये उन लोगों के लिए जिनकी मार्कशीट उनके पास नहीं है, लेकिन उनके अंक बहुत अच्छे हैं, तो वो ध्यान दें कि आपको सबसे पहले इस पर ध्यान देना की आवश्यकता है कि आपके पास वो मार्कशीट है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और है, आयु सीमा जो है न्यूनतम आयु सीमा यानी 21 वर्ष होना ज़रूरी है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी आयु जो है वो बैठे थे और उनकी आयु जो थी 19 वर्ष 20 वर्ष ही चल रही थी, लेकिन उनके वो क्वालिफाइड हो गए हैं, लेकिन उनकी आयु 19-20 ही है, तो वो क्या होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि वो सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल थे, लेकिन वो जो है अब एलिजिबल नहीं है। काहे के लिए एलिजिबल नहीं है, काउंसलिंग के लिए। वो काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए न्यूनतम आयु इन्होंने फिक्स कर रखी है, जो कि 21 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम आपको जो है अधिकतम आयु का भी फंडा बता देते हैं। अधिकतम आयु का फंडा हम देख लेते हैं। जो पुरुष हैं, जो कि जनरल कैटेगरी वाले पुरुष हैं, उनके लिए अधिकतम आयु 43। ठीक है, महिला जो है जनरल से, उनके लिए 48। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी पुरुष महिला है मध्य प्रदेश शासन के निगम या कर्मचारी से, नगर सैनिक से, तो उनकी भी 48
होना चाहिए अधिकतम आयु। इससे ज़्यादा हुई तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ हम देख लेते पुरुष महिला जो अन्य पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं, ST SC से आ रहे हैं, उनकी अधिकतम आयु 48 साल से अधिक के नहीं होना चाहिए। दिव्यांग आवेदकों के लिए भी 48 है, यानी कि उनकी अधिकतम आयु 48 होगी तो भी चल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और ये वाले जो आंकड़े हैं ये तो अतिथि शिक्षक के लिए, उससे हमको अभी कोई लेना देना नहीं है। अतिथि शिक्षक इसको अच्छे से देख लेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं न्यूनतम अधिकतम आयु की जो गणना है वो किस डेट के आधार पर की जाएगी, तो 1/1/2022 यानी कि 1 जनवरी 2022 तक 48 ईयर होना चाहिए। आप यह नहीं कि भैया अभी अक्टूबर चल रहा है और हम तो 48 के तो 49 के अब हुए हैं तो नहीं माने, तो भैया वो आपकी गलतफहमी है। ये 1/1 से बोल रहा है कि 1/1/2022 तक अगर 48 के हैं तो चलेगा। 1/1/2022 के बाद अगर आपका 48 ईयर आएगा, यानी कि 49 ईयर आ गया है ना, 49 ईयर के हो गए, तो फिर मान्य आपका नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए आयु सीमा, जो अधिकतम आयु सीमा मैंने 48 बताई है, उसमें आप 9 साल और ऐड कर लेंगे। अतिथि शिक्षक के लिए 9 साल की और छूट है, क्योंकि वो भी छूट उनको कब मिलेगी, जब उन्होंने 200 कार्य दिवस पूर्ण किए होंगे। न्यूनतम 200 दिवस उन्होंने कार्य को पूर्ण किया होगा, तभी जाके उनको आयु में 9 साल की छूट मिलेगी। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अतिथि शिक्षक में पैसा ज़रूर कम मिला है, लेकिन लाभ बहुत अधिक दिया जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं ये मिस्टेक बहुत से लोगों ने की होगी, यार अतिथि शिक्षक में कौन जाएगा यार, बहुत ही कम सैलरी दे रहे हैं। लेकिन उन लोगों को आज पछताना आ रहा होगा, काश हम भी चले गए होते। एक फंडा और चल रहा था फ्रेंड्स, जो जितनी भी पोस्ट है उसमें से जो है कब्जा तो महिलाओं ने जमा रखा है ना 50%, 50%, यानी कि पोस्ट, आधी पोस्ट पर कब्जा तो किसका हो गया, महिलाओं का हो गया है। और 10% बचा हुआ जो था वो भूतपूर्व सैनिकों का हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कब्जा तो पहले ही हो गया है ना। ठीक है फ्रेंड्स। और 25% तो इन्होंने ले ही रखा है। किसने, जो कि गेस्ट फैकल्टी है, 200 दिवस का जिन्होंने कार्य पूर्ण किया है, उनको उनकी रिक्तियाँ जो है अलग से छांट दी गई है भाई। 25% अलग से इनको मिल गया है। 25% पे इनकी जो है काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है। और जितनी भी पोस्ट है उसका आधा जो है महिलाओं को दिया जाएगा, और बची जो पोस्ट हैं उसमें से 10% तो भूतपूर्व सैनिक। अब बाकी जो बच गया है वो तो जो है हमारे लिए ही, मतलब आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, अच्छा एक चीज़ जो हम अब देख लेंगे, 6% जो है पद इनको भी दिए जाएंगे जो कि दिव्यांग है, और मैं तो मानता हूँ कि इनको देना भी चाहिए। दिव्यांग के लिए तो बिल्कुल सरकार को खड़े रहना चाहिए। 6% जो है पोस्ट इनको दी जाएगी, इनके लिए आरक्षण है 6% का। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, trcmponline.gov.in इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा, और आपका क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा उसके लिए प्रक्रिया शुल्क कितनी है। तो अन्य अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो कि जनरल से हैं उनके लिए 200 रुपये शुल्क है, और बाकी जो ST SC OBC वाले हैं, ST SC OBC और EWS, और इसके साथ ही मैं आपको ले लूँ यहाँ पर महिला आई भी आ जाएगी तो 150 रुपये उनके लिए लगेगा। ये शुल्क क्या होगा, नॉन रिफंडेबल होगा, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, नॉन रिफंडेबल है, एक बार लगा के भूल जाना है इसको। ठीक है। और उसके बाद आपको जो कुछ भी समस्या आ रही है आपके फॉर्म, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं TRC पे कोई भी समस्या आ रही है तो आप MP ऑनलाइन के जो कॉल सेंटर नंबर हैं ये वाले, एक बार मैं आपको बड़े अक्षर में बता देता हूँ, 0755 6720 इस नंबर पर आपको कॉल कर लेना है। कॉल कब से लगेगा, सुबह 8:30 बजे से रात को 8:30 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते कब क्या होगा। तो देखो सबसे पहले विज्ञप्ति का प्रकाशन हुआ था 19/10 को, हो चुका है वो तो। अब 31/10 यानी आज की तारीख में क्या हुआ है, तो दिशा निर्देशिका जो है, निर्देश जो है, क्या क्या निर्देश है, कौन कौन सी रिक्तियाँ, कितनी रिक्तियाँ हैं, वो सभी आज मिल चुकी हैं।
उसके बाद जो अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन, यानी कि सबसे पहले जो अतिथि में है उनका जो है रजिस्ट्रेशन होगा 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, एमपी ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड करना, यानी कि क्या होगा, जिन जिन लोगों का यहाँ सिलेक्शन होगा उनके क्या होंगे, दस्तावेज अपलोड होने की लास्ट तारीख क्या रहेगी, 8/12 रहेगी। दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को अपलोड करना है ना, किस किस को करना है अपलोड वो आपको सूची मिल जाएगी। और जिनको सूची मिली है वो 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक, यानी 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक अपने दस्तावेजों को उनको अपलोड करना होगा। फिर जो दस्तावेज उन्होंने अपलोड किए हैं उनका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा, वो चलेगा 21 दिसंबर से तो 1 जनवरी 2023 तक। उसके बाद क्या होगा, सत्यापन यानी वेरिफिकेशन होने के बाद अंतिम चयन सूची, यानी जिस चीज़ का चयन होगा उसको जनवरी में ही बता दिया जाएगा। जनवरी 2023 में अभी तारीख फिक्स नहीं की है तो जनवरी बता दिया है, लेकिन इस मंथ में आपको जो है चयन मिल जाएगा, किसको चयन हुआ है किसका नहीं हुआ है। अभ्यर्थी द्वारा साला का विकल्प चयन करना, अब जिसका जो चयन हुआ है उनको अब चॉइस फिलिंग का जो है टाइम आ गया, वो चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके बाद नियुक्ति आदेश जारी करना, नियुक्ति का आदेश जो है फरवरी में मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक डिस्कस और कर लेते हैं क्या क्या चाहिएगा आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में। तो एक 10th की मार्कशीट चाहिएगी, 12th की मार्कशीट चाहिएगी, उसके अलावा आपको स्नातक उपाधि की अंक सूची, सभी सेमेस्टर चाहिएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप लास्ट वाला लेके आ जाइए और क्या हो जाएगा काम। लागू होने की दशा में, लागू होने का मतलब ये है कि अगर उसकी परसेंटेज 12th में कम है और उसने जो है ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल हो रहा है तो उसको तब ये मार्कशीट चाहिए कि आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जो है जो भी आरक्षण उनको मिला हुआ है उसका प्रमाण पत्र, यानी कि अगर वो SC से है तो SC का प्रमाण पत्र, ST का है तो ST का प्रमाण पत्र, OBC है तो OBC का प्रमाण पत्र उसको चाहिएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, उसके लिए भी उनको क्या है बनवाना होगा ये स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र, जो कि आजकल तो जो है मिनटों में बन जाता है, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी इसको बना पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा हम बात करें अतिथि शिक्षक की तो उनके लिए अनुभव का जो प्रमाण पत्र है जो अधिकारी द्वारा डाउनलोड किया गया वो प्रमाण पत्र चाहिएगा अगर लागू होने की दशा में, यानी कि जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए ये है। फिर उसके बाद दिव्यांगता, यानी कि दिव्यांग को जो जो बेनिफिट चाहिए वो उनको कब मिल पाएंगे, जब वो क्या लगाएंगे, उनका प्रमाण पत्र लगाएंगे कि वास्तविकता में वो दिव्यांग की कैटेगरी में आ रहे हैं। फिर BEd की अंक सूची या DLED की अंक सूची, इसमें भी देख लीजिए समस्त सेमेस्टर चाहिए, सभी सेमेस्टर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लास्ट वाली लेके आ जाएं और भाई काम हो जाएगा, नहीं, सारे आपको अपलोड करना होंगे। अब एक और आप देख पा रहे हैं नीचे आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र, यदि आप किसी कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया दिव्यांग कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ लगेगा। आप अगर OBC में आ रहे हैं और आपको OBC से आयु की जो छूट चाहिए तो OBC का प्रमाण पत्र यहाँ लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, मैंने कल परसों में एक वीडियो अपलोड किया था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी में उसको किया था तो ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच नहीं पाया है, लेकिन मैं बता दूं ये मैंने 10वें नंबर का जो टॉपिक था उस पर मैंने पूरा डिस्कस कर रखा है, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा। नाम और उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में आपको क्या लगेगा, शपथ पत्र लगेगा। और शपथ पत्र कब लगेगा, जब आपको लग रहा है कि आपकी मार्कशीट में नाम अलग है और आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उसमें नाम अलग है, उस कंडीशन में आपको एक शपथ पत्र जो कि नोटरी वाला होना चाहिए, नोटरी होना चाहिए उसकी। ठीक है फ्रेंड्स, वो लगेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे से, और साथ ही प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो स्क्रीनशॉट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको डेट में जो है कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे और आपको पता चल सके कि कब क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।